नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं उनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में जो शख्स हैं उनके लिए प्रारब्ध की तरफ से स्वागत वाली थाली, जैसा कि आप सबको पता है, वो तैयार होती है। तो स्वागत वाली थाली लेके व्यालोक जी का स्वागत हो। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार व्यालोक जी। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा नमस्ते, आपको प्रणाम। जय श्री राम। बिल्कुल व्यालोक जी, आजकल एक बात चल पड़ी है, अगर राजनीति बतियाना है तो सच बताऊं, बंगाल बंगाल में हुआ तो विधानसभा चुनाव, चाहे चुनाव भी उसके दौरान भी बातचीत बड़ी रोचक रही, लेकिन उसके बाद जो हश्र हो रहा है, और ममता बनर्जी और टीएमसी, अब देखिए फर्क करना पड़ रहा है मुझे। मैं अब ये नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी की टीएमसी, मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी और टीएमसी। जी हाँ, बड़ा गाढ़ा वक्त। देखिए, एक नई पार्टी में मिल गए, सब जानते हैं, उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि क्या ममता बनर्जी से उनका सिंबल भी छिन जाएगा? जोड़ा फूल सिंबल उनके पास नहीं रहेगा। अरूप चक्रवर्ती अब बागी हैं, कभी ममता के बेहद करीबी। उन्होंने, अब बात ये चल रही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हो, इसके लिए ये खेल हो गया, शानदार त्रिपुरा वाली पार्टी में विलय हो गया। लेकिन अब दो चीजें यहाँ पर आती हैं टेक्निकली, मैं चाहूंगा इस पर बात करें। कैसे सिंबल और क्यों अरूप चक्रवर्ती ऐसा कह रहे हैं? कारण ये है कि 20 सांसद अगर जाके विलय कर गए हैं, तो संख्या अगर वह 2/3 है, तो इसका मतलब है कि दो ऑफिसेस यानी स्पीकर व्यवस्था देंगे, और दे दिया उन्होंने मांगा है कि अब वो लोग बैठाइए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये तय करेगा कि दरअसल तृणमूल कौन सी है। अब यहाँ पर अरूप कहते हैं कि साहब तृणमूल हम हैं, ममता बनर्जी दूसरी है, और एंटी डिफेक्शन लॉ अब ममता गुट पर अप्लाई हो रहा है। ये एक ऐसा खेल है जहां ममता बनर्जी, और ये अलग है महाराष्ट्र से, ये अलग है कि जहां एंड जो दल बदल कानून है, वो अब ममता गुट पर लागू होने की स्थिति आ गई। ममता बनर्जी अब टेक्निकली भी फंस गई हैं क्या? और जैसा कि इतिहास आप देखिए व्यालोक भाई, तब मैं चाहूंगा कि इसको आप जरा विस्तार दीजिएगा। कोर्ट में माहौल उनका खिलाफ जा रहा है, ममता बनर्जी एसआईआर से लेके, और अभी आप देखिए इसके अलावा तमाम और चीजें देखिए, फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं वो बजाती नाली है। लेकिन कोर्ट से ममता बनर्जी का रिश्ता जो है, वो आप देखिए तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनके खिलाफ ही रहा है। क्या कहेंगे आप बंगाल के ताजे हालात? ये सब एक बहुत पुरानी लाइन है कि अहंकार ईश्वर का भोजन होता है, और ममता बनर्जी को उनका अहंकार और धृतराष्ट्रीय मोह ले डूबा है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये दो बातें पृष्ठभूमि में समझ लेनी चाहिए हमें, उसके बाद आगे की बात करें। 20 सांसद उनके चले गए हैं लोकसभा के। वो किस जगह गए, क्यों गए, वो सब अलग विषय है, उस पर चर्चा होती है, वो सब छोड़ देते हैं। वो एक ऐसी पार्टी में गए जिसको 738 वोट मिले थे, 2023 में उसका गठन हुआ है। उनके जो प्रधान हैं, उनके साथ शुभेंदु अधिकारी की जिस दिन ताजपोशी हुई थी, ताजपोशी शब्द हालांकि गलत है लोकतंत्र में, लेकिन चलिए, जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उस दिन की फोटो है कुंडू साहब की। ये सारी चीजें हैं। लेकिन अभी ममता का क्या होगा? जाहिर तौर पर ईसीआई पास ये मामला जाएगा, और ईसीआई ही अंततः डिसाइड करेगी। भाई, शरद पवार के हाथ से घड़ी छूट गई, उद्धव के हाथ से धनुष बाण छूट गया, और उसमें स्थितियां क्या थी? आपने कहा कि इस बार ममता पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होने की तलवार लटक रही है, लेकिन उसके लिए कानूनी सारी प्रक्रिया को देखना और समझना होगा। क्योंकि ममता के साथ जितने लोग हैं, मान लीजिए 3, 4, 10 जो भी हैं, वो पुरानी पार्टी जो थी, पुराना घर, उसी में थे शामिल। अब नई पार्टी जो गई है, ये चूंकि नया दल बना नहीं सकते थे अभी, और अगर नया दल बनाते तो फिर इनको महाराष्ट्र वाली स्थिति में आना पड़ता, और वो भी संभव नहीं लग रहा था। तो इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रभाव नहीं पड़े, और 3 साल अभी इनके चुनाव में भी बाकी है, सांसदों के चुनाव।
इसलिए इन्होंने क्या किया कि एक नई पार्टी में मर्ज हो गए, तो इनकी सीटें बच गई। लेकिन अब ममता जी का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये आज तक जो उनका रवैया ईसीआई के साथ रहा है, आज तक जो वो कानून की बात आपने अच्छी की, उन्होंने निचली अदालत से थप्पड़ खाए, फिर वो हाई कोर्ट से थप्पड़ खाई हैं, और सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव के समय आपको याद ही होगा और दर्शकों को भी याद होगा कि रोजाना ही थप्पड़ इनको देता था। अभी फिलहाल ममता के लिए स्थिति ऐसी नहीं है, जितनी मुझे जानकारी है, जितनी मेरी बातचीत है, कि उन पर कोई विपत्ति आए। लेकिन ये दल वाले अगर कहेंगे कि भाई हम असली दल हैं, हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत मामला देखिए, और ईसीआई, तो ईसीआई किस करवट लेता है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और ईसीआई ममता बनर्जी के तो बहुत पक्ष में नहीं ही है। उसका कारण ये भी है कि ईसीआई को इन्होंने बहुत गाली दी है, और ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि व्यक्तिगत कोई खुन्नस नहीं भी रखी जाए, लेकिन जिस ईसीआई को आपने तानाशाह कहा, जिसके एसआईआर पर प्रॉब्लम की, जिसको हमेशा हर एक रोज आपने कहा कि भाई ये गलत काम हो रहा है, और जिसके लिए खुद सुप्रीम कोर्ट को अब जजेस लगाने पड़े, वो ईसीआई कम से कम आपसे सहानुभूति तो नहीं रखेगी। इसलिए ममता बनर्जी फंस तो गई है, बहुत बुरी तरह फंसी। अब सवाल ये है, ये गुट क्या करेगा? इस गुट की अभी तक जो खबर है, मुझे एक पत्रकार के नाते वो खबर ये है कि अभी ये गुट यथास्थिति को बनाए रखेगा, और उसके बाद जब समय बीतेगा थोड़ा बहुत, तो ही यह शायद इस पर भी ये आमादा हो। लेकिन हाँ, एक संभावना जरूर है कि ममता बनर्जी का सिंबल छिन सकता है अगर महाराष्ट्र की या उसकी स्थिति हुई। लेकिन ममता बनर्जी पर डिफेक्शन लॉ मुझे नहीं लगता कि लागू होगा। जी अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने ये रास्ता क्यों निकाला? भाई उसके पास तो ये ऑप्शन था कि अपने दरवाजे खोल देती, और उसने खोला है। ये वॉशिंग मशीन वाली इमेज को मतलब काटना, या फिर ये कि कुछ ज्यादा ही हो जाएगा इस टाइप से, इसलिए ये नया तरीका इन्वेंट किया है मोटा भाई ने, क्योंकि बड़ा सफल तरीका है ये। सर, इससे पहले तृणमूल के मामले में अभी क्या होगा कि भाई, चूंकि वो 20 सांसद जो हैं वो दावा कर रहे हैं हम असली हैं, तो अगर वो ईसीआई के सामने जाके एकदम अड़ जाते हैं तो इनका सिंबल तो चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रास्ता बीजेपी ने क्यों निकाला? 3 वजह हैं इसकी। पहली वजह बंगाल भाजपा इकाई, जो इन लोगों को, ऐसा भी नहीं है कि रातों रात हृदय परिवर्तन हो गया है, इन लोगों का अचानक से धुल गए हैं। हाँ ठीक है, भाजपा एक वॉशिंग मशीन है जो धो देती है, और वो जिस कपड़े को धोती है उसका चरित्र ही बदल देती है। भाई अजीत पवार को धो चुकी, जिन्होंने कहा था बांध के बारे में इतनी अजीब सी बात, लेकिन वो धुल गए तो पूरा चरित्र बदल गया। उसके अलावा एक सपाई आए थे, वो भाई साहब आज कहाँ हैं, उनको देख लीजिए। बाकी मैं शुभेंदु अधिकारी और इनका तो नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि ये लोग तो अब भाजपाइयों से ज्यादा हैं भाजपाई, जैसा कि भाजपा के कैडर वाले कहते हैं। तो पहली बात थी कि बंगाल की भाजपा इकाई इन लोगों के सख्त खिलाफ थी। उनका ये कहना था कि भैया इनको आप कम से कम ये कांड तो मत ही कीजिए। जब जनता, अभी आप देखिए कल क्या हुआ है ममता बनर्जी के घर के आगे, कल परसों उनके एक विधायक पर फिर अंडे फेंके गए हैं। जहां इनके विधायक जा रहे हैं, जहां इनके पार्षद जा रहे हैं, कहीं जहांगीर खान को कहीं पुलिस दौड़ा रही है कमर में रस्सी बांध के, कहीं जनता दौड़ा ले रही है। तो जनता का गुस्सा बहुत है, और ये बात भाजपा की बंगाल इकाई जानती है। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण, भाजपा बड़ा आराम से खाती है। आप ही मुझे कई बार ये बात कह चुके हैं कि मोदी बड़ा ठंडा करके खाते हैं, और शाह जी वा तो उनसे भी ज्यादा कुशल है। मोदी जी तो अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, शाह जी वा अब इंटरनल पॉलिटिक्स देख रहे हैं। तो ये 20 अचानक से अगर भाजपा में आ जाते तो फिर से हंगामा होता, तोड़ दिया तो ऑपरेशन लोटस हो गया, तो फलाना हो गया रे, तो धमाका हो गया रे। दूसरी वजह ये थी
कि भाई हमको नहीं करना है। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह कि भाजपा इन लोगों के साथ अगले चुनाव तक रहेगी या नहीं रहेगी ये भी ठिकाना नहीं, क्योंकि जैसा कि सरदार पटेल का एक प्रश्न था आजादी के समय, उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 1947 को जो मुसलमान इस देश के खिलाफ थे, जो मुस्लिम लीग के थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सारी कवायद कर दी थी, वो 15 अगस्त की दरमियानी रात ऐसा क्या हुआ कि वो बदल गए। तो उसी तरह ये सारे के सारे सांसद जो हैं ये उसी गिरोह के हिस्सा थे, ये टीएमसी वाले ही हैं ना। और ऐसा तो नहीं है, चुनाव के नतीजे आने तक इन्होंने ममता जी का खूब ढोल बजाया है। अभी भी इन लोगों में ही जो एक सयानी घोष हैं, शायनी घोष हैं, वो अभी भी इधर उधर कर रही हैं कि वो क्या करेंगी नहीं करेंगी। कभी बोलती हैं कि आप लोगों को समय आने पर जवाब दिया जाएगा, कभी कहती हैं कि हम देख लेंगे। तो ऐसा नहीं है, इनकी भी वजह है कि एक तो जनता का गुस्सा, क्योंकि इनको पता है कि अगर विधायक पर अंडे फेंके जा रहे हैं तो सांसद कितने दिन बचेंगे, कितनी सुरक्षा आप। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं, एकदम एकदम। तो बंगाल पर तो ये साफ है कि लगातार, हालांकि डेवलपमेंट बहुत तेज रहेंगे, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ ये ममता बनर्जी गुट पर अप्लाई होगा। ये विचित्र किंतु सत्य बात हो सकती है, क्योंकि संभावना इसकी भी बन जाएगी। रहा पार्टी कौन सी असली है कौन सी नकली है, ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा दर्शकों। ये हमने आपको कई बार पिछले वीडियो में भी बताया है, मैंने खुद टेक्निकली इसको बताया था। लेकिन निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की राजनीति अब बंगाल से समाप्त है, बाकी वो क्या करती हैं। जालोक जी, अब जरा यूपी से भी एक बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है। अब ये कितना सच है कितना गलत है, ये कहा जा रहा है कि साहब अखिलेश बाबू के 7 सांसद जो हैं वो मोटा भाई के संपर्क में हैं। और इसी के साथ उद्धव ठाकरे वाली जो खबर आई, डीएमके वाली आई गई, तो ये तो अब साफ दिखता है कि मोदी शाह जो है वो संसद में नंबर की व्यवस्था कर रहे हैं। नंबर की व्यवस्था का मतलब 2/3 मेजोरिटी, और इसका मतलब ये है कि संविधान में कुछ बड़ी चीजें और कुछ चीजों पर तो इरादा एकदम साफ दिखाई देता है। महिला वाला है, परसिमन वाला है ना, ये सब तो एकदम दिखता है। एक देश एक चुनाव, इस तरह की चीजें भी तैयार हैं और भी बड़ी चीजें तैयार हैं। तो यूपी में फिर अखिलेश भाई को भी तो सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो किसको ये भ्रम था 1.25 महीना पहले कि टीएमसी ऐसे बरबर आ जाएगी ताश के पत्तों की तरह। तो फिर सपा कौन से खेत की मतलब गाजर है, जब यही तरीका निकाल के बैठ गए हैं मोटा भाई। सर ऐसा है कि मैं तो मतलब विपक्षी दलों को देखता हूं तो मैं हंसते हंसते मतलब मियां आ जाता हूं, जिसको भोजपुरी में कहते हैं। अभी परसों राहुल गांधी ने बयान दिया कि, उनका भाषण मैंने देखा, बहुत देर मैंने कोशिश की कि मैं समझ पाऊं कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, नहीं समझ पाया। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम सब लोग एक हैं, डीएमके के साथ हमारा झगड़ा है, आप मान सकते हैं, जबकि वो टीवी के साथ साझेदार हैं। लेकिन मैं पिनराई विजयन को गले नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं उनके साथ राजनीतिक लड़ाई में। वहीं उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि वो भाजपा को खत्म कर देंगे। हालांकि ये भाई वो तो पिछले कई बार से कह रहे हैं, कई महीनों से कह रहे हैं कि मोदी जी बात चले जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, पता नहीं क्या होगा। और इनको अपने घर का पता नहीं है, अपने पिछवाड़े का पता नहीं है, और ये मोदी सरकार को गिरा रहे हैं। कमाल की बात है। आपको ममता बनर्जी के बारे में किसको ये इल्हाम था कि ये हो सकता है? नहीं था। मैं पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, को भी सतर्क रहना चाहिए, मैं तो यही कह रहा हूँ। अब बड़ी अखिलेश गंभीरता भाई से बात चल रही है ये 7 वाली, आप समझिए। अखिलेश भाई के बारे में तो थोड़ी कम चर्चा है। महाराष्ट्र के 7 विधायक जो बैठे हुए हैं उनका क्या करेंगे? नहीं, महाराष्ट्र तो है ही है, महाराष्ट्र तो है ही है, तो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह से होता है, तो जिस लोकसभा जो बीता है उसमें अखिलेश यादव को यूपी में सफलता मिली थी, तो वो तो पीडी वाला सारा गुब्बारा ही टूट जाएगा। देखिए, अखिलेश यादव जो हैं वो अपनी स्थिति को समझ ही नहीं पा रहे हैं।
उनके साथ देखिए अभी क्या हो गया है कि एक छोटी सी घटना, मैं हारमोनियम लेके अपनी आदत के अनुसार इधर उधर निकलता हूँ। बिहार में 2 कोचिंग सेंटर थे, उन दोनों में आपस में मारपीट हुई, उन दोनों में लफड़ा हुआ। एक फैजल खान है जिसको लोग खान सर के नाम से जानते हैं, और एक रोशन आनंद है जिनको लोग आनंद सर कहते हैं। अब ये कहते हुए मुझे थोड़ी सी हिचपिच लग रहा है, लेकिन उसमें से एक यादव है और एक मोहम्मदन है। तो बिहार में यादव लोग भिड़ गए हैं, आरजेडी के सारे लोग, और तेज प्रताप यादव ने तो ये कह दिया है कि खान ही असली गुनहगार है। उसने तो बाकायदा उन्होंने घोषणा कर दी है। अब सपा के यादव इस बात से डरे हुए हैं कि यहां अगर ये कांड हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्योंकि भाई बिहार और उत्तर प्रदेश तो, पूर्वांचल तो लगभग एक ही है। सारी आपकी जो भी खान लेके रहन सहन, पूरी जो सभ्यता संस्कृति है वो मिलती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश जी को अपने सांसद बचाने से ज्यादा चिंता इसकी करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव अगर हो गए तो वो इसका करेंगे, क्योंकि उनका जो एमवाई समीकरण था, पीडीए तो उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को उन्होंने बदल दिया है, क्या तो प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और पता नहीं क्या क्या। हालांकि ऐसे नेता डेवलपमेंट वगैरह की बात करते हैं तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे लगता है कि चलो मोदी जी का ये असर हुआ कि ये लोग भी ये सब बात बोल रहे हैं, इनके मुंह से भी ये सब बातें निकल रही हैं। दूसरे, ओवैसी ने अभी से अपनी फील्डिंग शुरू कर दी है। मतलब ओवैसी तो सबसे आगे रहते हैं अपने उम्मीदवार घोषित करने में, तो उन्होंने कल एक प्रत्याशी घोषित भी कर दिया है उत्तर प्रदेश में। सांसद बचाएंगे अखिलेश बाबू कि अगली राजनीति बचाएंगे, कि चुनाव बचाएंगे, कि विधायक बचाएंगे, कितनी जगह वो फंसे हुए हैं ये भी देखना चाहिए। और उस पर से उनका जो तुर्रा है, उनका भी अहंकार तो कम हो नहीं रहा है, उनकी भी बोली, उनका भी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप सब, हम लोग सब देख ही रहे हैं कि वो किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोटा भाई ने सोच लिया है कि इसी सत्र में सदन के कुछ बड़े मामले निपटा दिए जाएं, और बड़े मामले में भाई डिलिमिटेशन भी है, आपने जो बताया वो सब भी है, एक देश एक चुनाव भी है। तो 313 तो हो गया है, 20 इधर भी आ गए, मान लीजिए 25-30 और आ जाए तो हर्ज क्या है। तो ये हो सकता है। और भाजपा की राजनीति अब ऐसी है कि उसके बारे में कुछ भी सूत्रों के हवाले से कहना या कुछ भी अपने ज्ञान के आधार पर जबरन, जो पत्रकारों की आदत होती है, तथाकथित पत्रकारों की, कि वो अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं आए बाएं से, वो करने से भाई साहब मैं बहुत बचता हूँ, क्योंकि भाजपा की राजनीति सचमुच इस देश की राजनीति को बदल रही है। मैं सचमुच हैरान हूं कि वो किस तरह से कर रहे हैं और किस लेवल पर खेल रहे हैं। और ये विपक्षी तो एकदम भूमिसात है, लेकिन वहीं मुझे राहुल जी पर भी भरोसा है पूरा कि वो किस तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं सारे क्षेत्रीय दलों को। देखिए निपटा दिया उन्होंने, 3 परिवारवादी पार्टियों को निपटा दिया उन्होंने। शुरुआत बिहार से की, फिर वो चले गए डीएमके को निपटाने, डीएमके से फुर्सत मिली तो टीएमसी को निपटा दिया। अब मुझे डर है कि कहीं वो गलती अखिलेश यादव न कर बैठे, और उनसे हालांकि तनिक भी अगर पॉलिटिकल सलाहियत होगी, पॉलिटिकल सोच होगी, तो वो कम से कम कांग्रेस समझौता तो नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने कमर कस ली है कि वो क्षेत्रीय दलों को निपटाएंगे और मुख्य विपक्षी दल बनेंगे। और इसकी भूमिका उन्होंने बहुत पहले से बना ली थी। इस पर एक अलग चर्चा करनी चाहिए हम लोगों को, कैसे पिछले 1-1.5 साल का अगर हम लोग घटनाक्रम देखें, प्रशांत किशोर के साथ की जुगलबंदी देखें, तमाम चीजें बिहार में, और तब आप सोचें तो लगेगा कि नहीं, उनको जो मैंने नाम दिया है विषधर, वो सचमुच शहर की पोटली है भाई। 3-3, 4-4 दलों को निपटा दिया। इस आदमी की राजनीतिक समझ पर तो
कहाँ से दिक्कत होनी चाहिए? प्रॉब्लम केवल एक है, उनके खिलाफ मोदी ठीक है और मोदी एकदम ने वो, बस इतनी बात। सही है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को निश्चित तौर पर कांग्रेस से और राहुल गांधी की राजनीति से सावधान रहने की इसलिए जरूरत है कि प्रियंका वाड्रा गुट के माने जाने वाले वो जो इमरान मसूद है, उन्होंने 127 ऐसी टॉप जो उनको सूट करती हैं सीटें, उनका चुनाव किया है। और वो पब्लिक डोमेन में बोले हैं कि साहब ये सीटें कांग्रेस चाह रही है। तो अब 127 सीटें अखिलेश यादव कांग्रेस को दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये सब भी चीजें हैं। अखिलेश यादव को निश्चित तौर पर सावधान रहना चाहिए। क्योंकि बंगाल में भी आप देखिए उन्होंने ममता के साथ किया, उसके पहले तेजस्वी के साथ। तो बंगाल में ममता की मुसीबत और आगे आने वाले जो विधानसभा है उसमें यहाँ अखिलेश यादव की मुसीबत उत्तर प्रदेश में। लेकिन संसद में जिस तरीके से नंबर्स की तलाश में ये सरकार जुटी हुई है, निश्चित तौर पर जैसा वह लोग भाई ने कहा कि कुछ बड़े काम सामने आ सकते हैं और बेहद जरूरी काम सामने आ सकते हैं। तो ये एक नया राजनीति बंगाल ने केंद्र को दी है, केंद्रीय राजनीति को, कि किस तरीके से अब बड़े काम आप रोक नहीं सकते। अब यहाँ 2/3 मेजोरिटी सरकार की बनी हुई है। तो 240 वाले नरेंद्र मोदी 400 वाले नरेंद्र मोदी की तर्ज पर काम कर रहे हैं। तो ये तो आप देखिए 240 के बाद ये तो 400 वाली स्टाइल है जो अब भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय स्तर पर और देश के स्तर पर खेल रही है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि बंगाल और उत्तर प्रदेश पर इस चर्चा के जरिए आपके सामने कुछ सार्थक बातें आई होंगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ काम का है तो इससे आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाते रहिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो आइए आज की चर्चा समाप्त करते हैं। मुझे, अवनीश और व्यालोक, इन दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।